आपका मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन भयावह होती जा रही है और आज चौथा दिन है जब लगातार कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 2,61,500 मामले सामने आए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों ने इस डेडली कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। बावजूद इसके लोगों में डर और खौफ नहीं दिख रहा है। देश भर के वैज्ञानिक अलग अलग दावे कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना का नया म्यूटेशन यानी कि वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक है और अब हवा से भी कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है और इसलिए राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में मिनी लॉकडाउन और कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगा रही है। वहीं वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला, बड़ी संख्या में संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। एक ओर अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है तो दूसरी ओर ऑक्सीजन खत्म होने की खबरों से पूरे देश में दहशत का माहौल है। देश के बड़े शहर अगर ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं तो छोटे गांव, शहरों, जो छोटे शहर हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी, किस तरह का आपातकाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हवा से कोरोना फैलने के नए दावों में अगर सच्चाई है तो ये हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल, जिनके सामने हम जाएंगे आपके सवालों को लेकर, कोरोना को लेकर जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में खुद को सुरक्षित आप कैसे रख सकते हैं, ये भी हम उन डॉक्टर्स के जानेंगे और साथ ही वो सवाल जो कोरोना को लेकर आपके दिल में उठ रहे हैं, सब सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के 2 प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने का आरोप है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है और इन दोनों प्राइवेट अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। डीडीएमए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2 प्राइवेट अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। यह आरोप है कि कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने का आरोप है इनके ऊपर है। दरअसल एक ऐप बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें सभी अस्पतालों को लगाया गया है और यह कहा गया है कि आपके बेड में, आपके अस्पताल में कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड खाली हैं, इसकी जानकारी आपको देनी है उस ऐप के जरिए। लेकिन आरोप यह है कि बेड की संख्या गलत इन अस्पतालों ने दिखाई है, खाली बेड की संख्या गलत दिखाई है, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए इन दोनों प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा संक्रमण जो इस वक्त हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कोरोना का सबसे नए रूप, सबसे नए स्वरूप के चलते हो रहा है और ये नया स्वरूप इतना डेडली है कि ये हवा के रास्ते फैल रहा है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जानकारी कहां से सामने आई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो वायरस है ये हवा के जरिए फैल रहा है और हवा के जरिए ये वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच इसका संक्रमण देखने को मिला है। 40% लोगों में उन लोगों ने कोरोना फैलता है जो खांसते या छींकते नहीं हैं। इमारतों के अंदर संक्रमण बाहर के मुकाबले ज्यादा है, यानी कि कोई बंद कमरा है तो वहां पर संक्रमित होने का खतरा इस एयरबॉर्न वायरस के चलते ज्यादा है। सख्त प्रोटोकॉल के बावजूद अस्पतालों के अंदर संक्रमण फैलता जा रहा है। लैब, मरीजों के कमरे और कार की हवा के सैंपल में भी ये वायरस मिले हैं। अस्पतालों और कोरोना मरीजों वाले घरों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में भी वायरस पाए गए हैं। एयर डक्ट से जुड़े पिंजरों में कैद जानवरों में भी इनका ट्रांसमिशन मिला है। हवा से ये नहीं फैलता है, इसको साबित करने के लिए अब तक पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए यह माना जा रहा है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैल रहा है और अगर ये सच है तो फिर ये और ज्यादा डेडली है और ज्यादा खतरनाक है। दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के सबूत अभी कम मिले। आपको बता दें कि कोरोना के हवा से न फैलने की रिपोर्ट पर पहली बार सवाल अब तक कहा जा रहा था कि कोरोना बूंदों यानी कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी कि ड्रॉपलेट्स का मतलब है जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से जो थूक निकलता है, जब छींकते हैं तो जो कण निकलते हैं उनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो अब तक यही माना जा रहा था कि ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना फैलता है। वो ड्रॉपलेट सरफेस पे होती हैं, सरफेस पे आपका बॉडी टच होगी, आपका हाथ टच होगा, उस हाथ को आप अपने नाक या मुंह पर लगाएंगे तो फिर वो ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में चली जाएंगी और इस तरह से कोरोना आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ड्रॉपलेट्स की वजह से नहीं बल्कि हवा के जरिए भी कोरोना फैलता जा रहा है और अगर ये सच है तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होने जा रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम इस समय बेहद खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चौथा दिन लगातार है जब 2 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में सामने आए हैं। 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के इस वायरस के चलते।
अब आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। अब आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं वो आप ठीक से समझ लीजिए। आरटीपीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ठीक से सैंपल न लेने पर जो सैंपल है वो नेगेटिव आता है, और सैंपल ठीक से न लिया जाए तो फिर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगी। यानी कि जो शख्स है जिसका सैंपल लिया गया है वो होगा तो पॉजिटिव, लेकिन अगर सैंपल लेने में जरा भी लापरवाही या गड़बड़ी हुई तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। नेगेटिव आने पर भी इसलिए खुद को आइसोलेट करें। यानी कि अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं और कुछ लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिख रहे हैं तो बेहतर होगा कि कम से कम 2-3 दिन तक आप खुद को आइसोलेट रखें, और 2 से 3 दिन के बाद अगर सिम्टम्स बने रहते हैं, लक्षण बने रहते हैं, तो वापस से आपको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। इस दौरान आप मास्क हमेशा लगाए रखें। ये तो आप समझ लीजिए कि ये तो अब 24 घंटे का मामला है। आपको मास्क हमेशा लगाए रखना है, तो 90% बचाव आपका हो जाएगा अगर आप मास्क लगाए रखते हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो सीटी स्कैन भी कराएं, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है, कुछ केसेस भी इस तरह की केस स्टडी सामने आई हैं कि जब सीटी स्कैन से ये वायरस पकड़ा गया है, जब आरटीपीसीआर की पकड़ में नहीं आया तो सीटी स्कैन कराया गया, तब ये सीटी स्कैन की पकड़ में आया है। अब सीटी स्कैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 7 दिन के बाद सीटी स्कैन कराना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है तो फिर आपको सीटी स्कैन जरूर और तुरंत करा लेना चाहिए। गंभीर स्थिति हो तो तुरंत हॉस्पिटल में मरीज को हम दाखिल करें। और एक एक करके देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहला सवाल, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं इस समय इसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब तक यही एक मान्यता थी इस वायरस को लेकर कि ये ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, लेकिन अब कुछ स्टडीज इस तरह की सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि ये हवा के जरिए भी फैलता है। तो क्या है ये हवा से फैलने वाला वायरस, और कितना डेडली, कितना खतरनाक, कितनी सावधानियों की जरूरत? देखिए, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है लैंसेट में, जिसके हिसाब से उनका मानना है कि ये हवा के जरिए फैलता है। जो हमारी पुरानी धारणा थी उसने उसको थोड़ा झुठलाने की कोशिश की है। ये जो आर्टिकल है उसको थोड़ा झुठला रहा है। पुरानी धारणा हमारी ये थी कि जब अब मैं खांसूंगा, सपोजिंगली मुझे कोरोना है, तो मेरे छोटे छोटे कण, जिनको हम एयर ड्रॉपलेट कहते हैं, जिनकी मार केवल 2 मीटर तक ही रहती है, 6 फुट तक ही रहती है, उनके ऊपर वायरस रहेगा और वो दूसरे व्यक्ति को जाके इन्फेक्ट करेगा, और ये वायरस धीरे धीरे करके 3 घंटे में सेटल हो जाएगा मेज के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। और इसीलिए हम लोग मास्क पहन रहे थे और 2 गज की दूरी कर रहे थे, और नीचे मेज और कुर्सियों को अच्छे से हम डिसइंफेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये स्टडी कहती है कि इसके अलावा एयर से भी ये जो है ये फैलता है। इसका मतलब ये हुआ, सपोजिंगली मुझे कोरोना है, तो मैं जब खांसूंगा, छींकूंगा, चाहे खांसू या छींकू ना भी, मैं सिर्फ नॉर्मल सांस भी ले रहा हूं तो वायरस बाहर जाएगा। ये पार्टिकल साइज जो है कम होगा, लेस देन 0.5 माइक्रोन, और ये हवा में तैरता रहेगा काफी समय तक और दूर तक चला जाएगा, 20-20 फुट तक चला जाएगा। इसके हिसाब से हमारे एसी की डक्ट्स में हमें प्रॉपर जो है वेंटिलेशन जरूरी है, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। और ये स्टडी ठीक भी लग रही है, क्योंकि जिन होटल्स में देखा गया क्वारंटीन थी, 7 वाले कमरे में हो गया, जबकि वहां पे कोई मरीज गया भी नहीं, तो इसका मतलब ये हवा से तैरता हुआ वहां पे पहुंच गया। जो लोग एसी वगैरह के अंदर थे, जो टोटली आइसोलेटेड थे, उनके अंदर भी, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो उसकी होती रहती थी हवा की, तो वायरस घूमता रहता था, उनको इन्फेक्शन हो गई है। जो वेल वेंटिलेटेड जगहों पे नहीं रहते हैं उनको भी ज्यादा होने की संभावना है। तो ये सब चीजें, और जिस तरह से ये फैला है, तो इन सब चीजों को, लेकिन ये एक बुनियादी स्टडी है जिसके ऊपर इमारत बनेगी। अभी और स्टडीज होंगी और फिर हमें पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कोविड अस्पताल भी चलाता हूं, मेरे पास काफी पेशेंट्स एडमिटेड हैं। इस वक्त का माहौल बहुत बहुत खराब है और लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम काफी है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद सिंघी, कोविड एक्सपर्ट, एचओडी ईएनटी सर्जन, लेक रेस्ट हॉस्पिटल वसुंधरा, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हमारे संवाददाता पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले मैं सबसे पहले पुलकित के पास चल रहा हूं। पुलकित, क्योंकि अभी एक अपडेट भी सामने आई है कि एक ऐप बनाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि बेड की प्रॉब्लम्स हो रही थी बहुत ज्यादा, तो बेड की प्रॉब्लम्स ना हो इसको लेकर ये ऐप बनाया गया था। अब इसी में जानकारी मिल रही है कि 2 हॉस्पिटल्स जो हैं कुछ गड़बड़ी इसमें कर रहे थे, जिसके बाद उन पर अब एक्शन हुआ है, और वक्त की डिमांड भी यही है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर एक्शन जरूरी है। देखिए, सिर्फ 2 हॉस्पिटल नहीं,
बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं जो रियल टाइम डाटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि मरीज पहले ऐप पे चेक करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार विज्ञापन और दूसरे माध्यम के जरिए ये बात कह रही है कि आप ऐप चेक कीजिए और उसके बाद में अस्पताल जाइए अगर आपको अस्पताल की जरूरत है तो। जब मरीज वहां पहुंचते थे या उन्हें फोन करते थे तो अस्पताल बेड होने की बात से इनकार कर देते थे। इससे काफी ज्यादा मरीजों को दिक्कतें आ रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी दी थी कि आप रियल टाइम डाटा अपडेट कीजिए, ताकि दिल्ली के लोगों को या दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल में दाखिल होते समय कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज भी ये देखा गया कि 2 अस्पतालों ने रियल टाइम डाटा अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई। अब ये बात जब दिल्ली सरकार को पता चली तो इन दोनों प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा वापस, क्योंकि हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो एयरबॉर्न वायरस को लेकर बात कर रहे हैं। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि अभी स्टडी में सामने आ रहा है, अगर ये एयरबॉर्न है वायरस तो फिर तो इसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। ये तो बहुत डेडली हो जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी, कहां तक चला जाए, कितनों को ये संक्रमित कर देगा फिर तो ये। देखिए, बहुत सारी बातें स्टडी में क्लियर भी करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक करें इस रिपोर्ट को देख करके। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी बालकनी में खड़ी हूँ या मैं अपने टेरेस पर हूँ या जो है मैं बाहर अपने गार्डन में निकल रही हूँ तो मुझे कोरोना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टडी ऐसा नहीं कहती। ये स्टडी का कहना ये है कि अगर आप क्लोज स्पेस में हैं, अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ कोरोना संक्रमित है, तो ये वायरस कहीं ज्यादा ट्रैवल करता है। हम पहले ये मानते थे कि ये वायरस 2 से 6 फीट ही जा पाता है। उनका मानना है कि नहीं, कम से कम ये 20 फीट के आसपास ट्रैवल कर जाता है। पहले हम ये मानते थे कि बड़े बड़े कण से ही दूसरों को इन्फेक्शन होता है। उनका मानना नहीं है, छोटे छोटे कण भी हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है और वो सर्कुलेट करता है उस एनवायरनमेंट में, वहां पर रहता है। और इसीलिए अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट उस व्यक्ति के नहीं है जिससे कोरोना संक्रमण है, लेकिन आप उस वातावरण में वहीं पर हैं, उस क्लोज स्पेस में है, तो आपको संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि उन्होंने सुपर स्प्रेडर की जो थ्योरी है, जहां आपने देखा कि एक होटल में या एक जो है बैंक्वेट हॉल में 50-60 लोग हैं और एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, वो जरूरी नहीं है हर 50-60 से मिला हो, लेकिन वहां पर जब 30-40 लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो ये अंदेशा होता है कि हाँ, यहाँ पे ड्रॉपलेट सर्कुलेट हो रहे थे और इसी वजह से बाकी लोगों को संक्रमण हुआ है। तो उन्होंने खास तौर से इस बात पर ध्यान देने के लिए बोला है कि जब आप क्लोज स्पेस में हैं, जब आप एसी एनवायरनमेंट में हैं, जब वहां ज्यादा भीड़ है और वहां का अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये वायरस ज्यादा देर के लिए वहां पर रहेगा और वहां के बाकी लोग चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए तो भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को, जब आप भीड़ में हैं, जब आप क्लोज स्पेस में हैं, वहां पर मास्क लगा करके रखने की जरूरत होगी। इसलिए इस बात का खास तौर से हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम मॉल में हैं या हम अपनी फैक्ट्री में हैं या हम कहीं काम करने जा रहे हैं और वहां अगर हमारे आसपास लोग हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि इन्हीं लोगों के साथ हम रोज काम करने आते हैं तो इनको तो कोरोना नहीं है, ये सुरक्षित हैं, और हम अपने मास्क जनरली उस टाइम उतार लेते हैं। तो उनका कहना यही है कि ऐसे समय में हमें मास्क नहीं उतारने चाहिए, हमें लगा करके रखने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इनके कॉन्टैक्ट्स किससे आगे हुए हैं या ये क्लोज एनवायरनमेंट में वहां पर फैल रहा हो सकता है। तो ये बात उन्होंने बोली। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अगर अकेले अपने कैबिन में बैठे हैं तो हमें मास्क लगाकर बैठने की जरूरत है, तब हमें कोरोना हो जाएगा, ये भी इसका मतलब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ जो हमारा दायरा था, जहां हम समझते थे कि कोरोना फैल रहा है, किस तरह से फैल रहा है, उस दायरे को थोड़ा और एक्सपैंड किया है, बड़ा किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि गैदरिंग से बचिए। उन्होंने बार बार ये बोला है कि जब भी क्राउडिंग होगी, जब भी ज्यादा लोग एक जगह होंगे, वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो वहां संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलेगा। इसीलिए आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमने शादियों से बहुत ज्यादा संक्रमण फैलते हुए देखा, क्योंकि वही क्लोज लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और आप वहां मास्क नहीं पहनते हैं और वहां से संक्रमण हमने तेजी से फैलते देखा। तो ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है डॉक्टर शरद सिंह ही, आजकल हर ऑफिस में हम देखते हैं कि एसी वगैरह तो रहता ही है, सेंट्रली एयर कंडीशन रहता है। तो अगर ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो जा ही रहे हैं और फुल स्ट्रेंथ के साथ सब ऑफिस चल भी रहे हैं, तो क्या ऐसे में अगर आप बंद स्पेस में हैं, एक ऑफिस में हैं, तो क्या सिंगल मास्क से काम चल जाएगा या फिर अब डबल मास्क अपनाना पड़ेगा? क्योंकि अब कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को भी सलाह दे रहे हैं कि अब आप डबल मास्क लगाइए और खासतौर पर तब जब आप बंद स्पेस में हो। जी, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो बीच बीच में आप एक पहली बात तो ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन रखिए, मतलब एसी में अगर हैं तो बंद मत रखिए प्लीज, कुछ डोर्स विंडोज को ओपन रखें। जी।
ये बहुत जरूरी है। इससे मूवमेंट एक साइड से रहेगा तो हो सकता है वायरस कुछ लोड कम हो जाए, उस एनवायरनमेंट में बाहर चला जाए। जी। दूसरी बात, अगर मास्क लगा रहे हैं तो डेफिनेटली अब ये रिकमेंडेड है कि आप N95 मास्क यूज करें या दो मास्क लगाएं, वो बेटर है। भाई प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, एक बार हो गया तो थोड़ी ना वो बच पाएंगे। जी जी। अच्छा, एक चीज और अगर बीच बीच में ये भी हो सकता है, बीच बीच में ये भी करें कि थोड़ी देर के लिए जैसे बाहर थोड़ा सा घूम आए, मतलब उससे क्या है कि थोड़ी मोबिलिटी भी हो जाएगी आपकी। नहीं तो बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में वायरस से ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम करता है। अच्छा डॉक्टर शरद, मैं एक चीज और आपसे इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये अभी कुछ इस तरह के केसेस आए कि आरटीपीसीआर की पकड़ में नहीं आ पा रहा है ये जो वायरस है, ऐसा क्यों? आरटीपीसीआर क्यों इसको नहीं पकड़ पा रहा? देखिए कई चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि किट खराब हो गई है। एक बात तो ये है कि म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है। म्यूटेंट स्ट्रेन जो है कई बार पकड़ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, इवन लेने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। या इनिशियली कई बार क्या होता है कि वायरल लोड कम है पेशेंट को, मतलब पेशेंट की थोड़ी इम्यूनिटी ठीक थी, वायरल लोड कम होने की वजह से वो उतने लेवल पे कैच नहीं हो पाया। अगर नेगेटिव है, लेकिन अगर क्लिनिकली पेशेंट को प्रॉब्लम है तो 3 दिन या 4 दिन के बाद दोबारा रिपीट करने पे पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स कि वो वायरल लोड कम था, बाद में वायरल लोड बढ़ने की वजह से पॉजिटिव आ गया। तो अगर डॉक्टर ठीक समझे तो उसको रिपीट कराने से कई बार आ जाता, कई बार इवन रिपीट कराने से भी नहीं आता है। और अगर क्लिनिकली पेशेंट्स को प्रॉब्लम है और अगर डॉक्टर ये समझता है तो सीटी स्कैन उस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस्ट का सीटी स्कैन, क्योंकि उसमें फिर पकड़ में आ जाता है कि इवन कई बार आरटीपीसीआर सेकंड में भी नेगेटिव है, लेकिन अगर सीटी स्कैन में पॉजिटिव आ रहा है उसके फाइंडिंग्स कोरोना के, तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, सीटी स्कैन की बात आ रही है, सवाल मेरा यही है कि सीटी स्कैन एक तो कब कराएं, और क्या सीटी स्कैन की स्टेज आते आते ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो जा रही है और इसीलिए जो वायरस इतना डेडली हो जा रहा है? और हम देख भी रहे हैं कि लोगों को आज के टाइम में मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मेरे कई ऐसे पेशेंट जिनको मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो 8-8, 9-9, 10 दिन से भर्ती हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन डिमांड खत्म नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए सीटी स्कैन का जहां तक ताल्लुक है, शुरुआती दौर में सीटी स्कैन कराने का शुरुआती दौर में सीटी स्कैन कराने का कोई भी फायदा नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है, जनरली सीटी स्कैन हम 5वें 6वें दिन पे जाके करवाते हैं, अनलेस के पेशेंट की पहले कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही हो या उसकी ऑक्सीजन लेवल कम जा रही हो। अक्सर लोग जो हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, लोग पैनिक बिल्कुल ना करें। इस वक्त पैनिक कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या दूसरे दिन सीटी स्कैन करा लेते हैं। एक सीटी स्कैन में 200 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, फिर डॉक्टर 7वें दिन पर सीटी स्कैन कराता है। ऑक्सीजन होल्ड करके घर में बैठे हैं, तो हम जैसों के जो अस्पतालों में पेशेंट सीरियस है वहां पर ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है और लोग घरों में सिलेंडर लेके बैठे हैं। मौजूदा स्थिति के अंदर डेफिनेटली स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है। लेकिन आप अगर होर्डिंग करनी शुरू कर देंगे दवाइयों की, ऑक्सीजन की, और घरों में रखनी शुरू कर देंगे, तो जो सीरियस मरीज हैं जिनको चाहिए उनको वो रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, हमारे बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, तो हमें बच्चों को बिल्कुल बचा के रखना चाहिए, लॉकडाउन की स्थिति में रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। जितने वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं वो सब अपने आप को ये समझे कि लॉकडाउन हो गई, या बाहर तो केवल तभी निकलना है जब बहुत 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 इमरजेंसी हो या जीविका कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो बाहर जाना, तभी जाए, नहीं तो लॉकडाउन की स्थिति में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे हम लॉकडाउन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 2,61,000 इज अ ह्यूज नंबर, और अभी तक हमने पीक अचीव नहीं किया। ये पीक 4 लाख पे जाती है, 3 लाख पे जाती है, 3.5 लाख पे जाती है। हमारा तजुर्बा पुरानी डेवलप्ड कंट्रीज का यह आया कि पीक जनरली 1.5 महीने तक आती है, तो इस हिसाब से तो मई आ जाएगा पीक के आते आते, और तब तक तो बहुत केसेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। मास्क बिल्कुल नहीं हटाना है, पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, और लॉकडाउन की स्थिति में आप आ जाइए, बाहर केवल वही व्यक्ति जाएगा जिसको कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं डॉक्टर स्वाति के पास सुनूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश में टीकाकरण को बढ़ाना होगा, टीकाकरण को स्पीड अप करना होगा, वैक्सीनेशन के सही आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन पर फोकस होना चाहिए, वैक्सीन लगा चुके लोगों की संख्या नहीं, उनके परसेंटेज पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह खत प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को लिखा है और वैक्सीनेशन तेज करने की मांग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है और कहा कि वैक्सीनेशन के जो सही आंकड़े हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय कुमार भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन एंड एचओडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अजय कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वायरस को लेकर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो पहले से ये कितना अलग है वायरस, और ये जो जिस तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें जो लास्ट वेव का हमारा पीक था शायद 95-96,000 पर डे था, लेकिन अब हम 261 प्लस आ गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें मोटा मोटा तो into 3। तो इसके तेजी से फैलने के पीछे क्या वजह है? देखिए, ये सही बात है कि बड़ी खतरनाक, और एक चीज जो हमें बड़ा स्पष्ट है, ये वायरस बड़ी जल्दी फैल नहीं, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अजय कुमार की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। उनका ऑडियो हम एक बार चेक करेंगे और फिर उसके बाद वापस मैं उनके पास चलूंगा। मैं इस सवाल को लेकर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्या वजह है कि हम अब उसी टाइम में लगभग into 3 पर खड़े हैं? जो 90-95 हजार केस थे अब वो 260 आ गए हैं, और अब जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि पता नहीं पीक क्या होगा, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली जनवरी फरवरी में जब मामले कम हुए तो ना केवल लोग बल्कि सरकारों में भी रिलैक्सेशन आया। जगह जगह आपने देखा था कि सब जगह जो प्रतिबंध थे वो खुल गए, लोगों का आवाजाही बहुत ज्यादा शुरू हो गया और कोविड प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया। लोग उसको पीछे छोड़ चुके थे। मास्क आपको बहुत कम लोग लगाए हुए दिखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई थी। एक तरफ बहुत सारे आयोजन भी शुरू हो गए जहाँ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और संक्रमण आपने देखा धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। वहीं आपने देखा था कि यूके में, यूरोप में स्ट्रेन्स आ चुके थे जो कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे थे और वो स्ट्रेन्स भारत में भी आने शुरू हुए। यहाँ भी उन्होंने दस्तक दी और भारत में अब आप देख रहे हैं कि आईसीएमआर का खुद का कहना है कि भारत में 7,771 ऐसे स्ट्रेन्स थे जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिले और महाराष्ट्र में तो केवल ही 60 स्ट्रेन्स हैं जो कि मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेन्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनसे हमें कोई चिंता नहीं होती, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जैसे कि अभी हम डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, N440 की बात कर रहे हैं, जिसमें इस तरह का म्यूटेशन हो चुका है स्पाइक प्रोटीन में कि वो और तेजी से लोगों में फैल रहा है। तो जब हम पहले देख रहे थे कि जो मामले 20,000 से 1 लाख होने में हमें 75 दिन लगे, वही हमें अब इस बार केवल 20 दिन लगे हैं, यानी कि 3 गुना तेजी से ये वायरस बाकी लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो साथ ही में हमने ये भी देखा कि अब इस वायरस में जो एक और संरचना में फेरबदल हुआ है, उसकी वजह से ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है बाईपास करना सीख रहा है। तो जो हम ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, जो बॉडी की स्वाभाविक इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी ये चकमा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वायरस और ज्यादा घातक भी हो रहा है और ज्यादा तेजी से फैल भी रहा है और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछली बार फर्स्ट वेव में ज्यादातर एक व्यक्ति जब परिवार में पॉजिटिव होता था तो एक और पॉजिटिव आ जाता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार पॉजिटिव है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, पूरे परिवार में ज्यादातर सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। पिछली बार हम देख रहे थे कि जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उम्र ज्यादा है, वो लोग ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इस बार हम यंगस्टर्स को, ऐसे लोग जो कि बाहर आजीविका कमाने के लिए निकलते हैं, जो कि यंग है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज भी नहीं है, वो भी बहुत तेजी से इस बार पॉजिटिव आ रहे हैं और उनमें भी हम निमोनिया देख रहे हैं। तो वायरस ने अपने आप को और तेजी से फैलाने के लिए अपने औजार तैयार कर लिए हैं कि वो कैसे और तेजी से हम लोगों में फैले। और जब भी म्यूटेशन होता है, जब भी वायरस अपनी संरचना को बदलता है, वो ये कोशिश करता है कि वो यंगर जनरेशन जो है, जो उसको अटैक करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ आता है। तो अभी आने वाले समय में हो सकता है कि और स्ट्रेन्स भी आ सकती है, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा इस वक्त सचेत रहने की जरूरत है और इसीलिए अभी हमें अपना कॉन्टैक्ट एक से दूसरे में बहुत कम रखने की जरूरत है। पिछली बार हम देख रहे थे कि जब आप कॉन्टैक्ट में आ भी रहे तो भी बच जा रहे हैं और इस बार शायद लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हम कब कॉन्टैक्ट में आ गए, कब हमें संक्रमण हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए
इस बार बहुत ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है, और जैसे अभी डॉक्टर मलिक सर ने भी बोला, हम सबको खुद लॉकडाउन लगाने की जरूरत होगी, और खास तौर से जो वनरेबल ग्रुप है उसको हमें, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम उनको हम सुरक्षित करें, उनको हम जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दें, और कम से कम एक्टिविटीज बाहर की इस वक्त होने दें, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार में पॉजिटिव हुआ तो आप मान के चलिए कि परिवार का पूरा जो जितने भी सदस्य है पॉजिटिव हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के, 8 महीने की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जिन बच्चों की पॉजिटिव आ रही है, और ये परिवार के लिए भी देखिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन कर लिया, मुझे लग रहा है कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो कर लिया, ये कहीं ना कहीं उसका भी नतीजा है, और अब और सावधानियां बरतने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन सभी डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में फौरन वापस लौट रहे हैं। कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए, लेकिन सारे कोविड गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर कीजिए। लौट रहे हैं फौरन वापस। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 200 रुपए महीने से शुरू। शुद्धता की मिसालें, राजधानी हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। आज सब मैं करूंगा, अब तो बता दो प्लीज। इतनी गर्मी, इतनी धूप, फिर भी निखरा है तुम्हारा रूप। कैसे करती हो यार? उत्तरी गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और एलोवेरा नींबू, जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। उत्तरी नंबर 1 निखार। Need to go to the salon, but isn't it risky? अपने सैलून को घर ले आओ। Wheat Cold Wax Strips, the future of waxing. It's cool gel wax, grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. एक्सक्यूज मी, रोज के कपड़ों पे ड्राई क्लीन जैसे रिजल्ट घर पे ही मिले तो? Impossible. बैनिश करे पॉसिबल। ये शर्ट भी कभी सफेद थी। कफ एंड कॉलर, लीजिए इंक। अरे ये महंगा डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट प्लस 1 स्कूप वैनिश। इसमें है मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन बबल्स की पावर। दाग गायब, व्हाइट व्हाइटर ऐसा, ड्राई क्लीन जैसा। ये फेडेड ड्रेस नहीं पूछती, Where's the party tonight, right? और ये पसीने के दाग मतलब जर्म्स। वैनिश के ऑक्सीजन बबल्स करें रंग ब्राइटर और हटाएं 99.9% जर्म्स। दाग गायब, व्हाइट व्हाइटर, रंग ब्राइटर और हटाएं 99.9% जर्म्स भी। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में, और 99.9% जर्म्स भी, तभी तो घर बने सेफ टू टच। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। हम चाय बनाते ही नहीं, गिराते भी हैं, और फ्रिज को खाना खिलाते भी हैं, तभी तो यहाँ सिर्फ दाग नहीं जर्म्स भी हैं। इसीलिए नया कॉलिन, जो शाइन करने के साथ साथ 99.9% जर्म्स भी हटाए। कॉलिन, शाइन भरपूर, जर्म्स करे दूर। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद।
Wear this. But all this hair, और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe, just Veet it. जर्म्स की बारिश हुई तो शर्ट अम्ब्रेला बन गई बेचारी, और मास्क बना ये रुमाल जिसका हुआ बुरा हाल। अब देखना कैसे ये ट्राउजर टॉवल बनेगी। उफ, जब कपड़ों में इतने जर्म्स हो समाये तो अकेला डिटर्जेंट हल्का पड़ जाए। इसीलिए नया डेटॉल लॉन्ड्री सैनिटाइजर हर बार डिटर्जेंट के साथ ये करे जर्म से सुरक्षा और दे पूरी सफाई। डेटॉल लॉन्ड्री सैनिटाइजर, परफेक्ट लॉन्ड्री का नया तरीका। डायबिटीज है, अब रोज के टेस्ट और दवाइयाँ। अब सब ऊपर। सरकार का प्राइवेट अस्पतालों को आदेश है कि कोरोना के लिए बेड बढ़ाए जाएं। 80% आईसीयू सामान्य बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाएं। यह आदेश दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया गया है और कोविड पोर्टल पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से कोविड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में 80% बेड और आईसीयू कोविड पेशेंट्स के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए जाएं। और अगर ऐप में कोई भी गलत जानकारी खाली बेड के बारे में देता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की भी है दिल्ली सरकार ने। मैं अपने एक्सपर्ट पैनल के पास चल रहा हूं, मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास चल रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार, अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामलों में बहुत तेजी आई है जब ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है और इसके आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस वायरस में कुछ ऐसा डेडली है कि ये लोगों की सांसें उखाड़ दे रहा है और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ती जा रही है, ज्यादा जरूरत हो रही है ऑक्सीजन की? जहां तक वायरस का सवाल है, वायरस का बेसिक अटैक और जो बेसिक कॉज ऑफ डेथ वो निमोनिया होने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसी के कारण होता है। ऑफ कोर्स दूसरे कारण भी हैं, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस। पर ये इसलिए नहीं है कि ये जो नया म्यूटेंट वायरस है इसका ज्यादा वो प्रभाव है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर बहुत ज्यादा है और नंबर जब ज्यादा हो गया तो नेचुरली सप्लाई डिमांड के ऊपर प्रेशर है, तो उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वायरस में विशेष बात है, बेसिकली बात है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत है, हमें उसी के हिसाब से उसको रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इतना नहीं बता सकते थे कि ये हालत एकदम आ जाने वाली है, और जो कि जबकि बल्कि इससे पहले अगर हम देखें लास्ट ईयर इससे भी वर्स्ट प्रेडिक्शंस थी, वहां हम नहीं पहुंचे। तो बहुत कुछ वायरस के बारे में समझने की आवश्यकता है, और पर इस टाइम पर तो जो जरूरत है सबसे ज्यादा कि हमें अपने सबको एक मिलकर इसलिए सारी एफर्ट्स को इकट्ठा कर सब जगह से रिसोर्सेज को, बहुत ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स को, मेडिकल केयर को, सब जगह एक फोकस कर इससे निकलना पड़ेगा। और उसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। ऑफ कोर्स मुसीबत आती है, हमेशा के लिए नहीं आती है, और वो आई एम श्योर कि वी विल बी एबल टू ओवरकम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि निमोनिया को लेकर, अगर कोविड पेशेंट को निमोनिया है और सीवियर निमोनिया है तो फिर कितनी चिंता की बात है? कौन? सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। वो कोई इंडिकेटर क्लियर कट नहीं है कि ये पेशेंट इस हालत में जाने वाला है, इसलिए तैयारी रखनी पड़ती है। और बहुत सारा ज्यादा पैनिक इसलिए भी है कि अगर कल को मुझे एक आईसीयू बेड की, तो उस चक्कर में भी मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूं, अगर मुझे जरा सा भी एक सिम्टम शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे ये बहुत भयानक स्थिति हो रही है। और जरा सा भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल से सरकार के जैसे पिछली बार उन्होंने किया था कि अलग हॉस्पिटल तैयार किए थे, दिल्ली की बात ठीक है, उस ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, एक इस तरह की भी चीजें सामने आ रही कि एंटीबॉडीज डेवलप हो जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड है वो अटैक कर ले रहा है बॉडी पर। ऐसा क्यों हो रहा है?
और देखिए इसमें बताना चाहूंगा, एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई है फिर भी कोविड जो है अटैक कर देगा, इसका मतलब यह है कि कोविड हमारे नेजल म्यूकोजा वगैरह में तो बन जाएगा, लेकिन शरीर के ऊपर जाके और उसके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव करके और उसको बहुत ज्यादा सिक करेगा, इसकी संभावना बड़ी कम है। देखिए होता यह है कि जब हमारी एंटीबॉडीज अंदर बॉडी में बन जाती हैं तो वायरस अंदर एंटर करने के बाद नाक के आसपास तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं कर पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम वैक्सीन दे देते हैं तो 70-75% तो बीमारी होगी नहीं, और अगर होगी तो वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगी। किसी रेयर केस में हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है और उसके बाद 3 हफ्ते का पीरियड हो गया है तो उसके बाद में आपकी इतने सीरियस आप नहीं होंगे कि मृत्यु हो जाए। जी डॉक्टर स्वाति, अभी और दूसरा ये है कि लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी किस्म के भ्रम में ना रहे। हाँ जी आप जहां पर भी वैक्सीनेशन का मौका मिले, जहां पर भी आपके एज आए, नंबर आए, तुरंत वैक्सीन लगाइए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर स्वाति, अब मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आ रहा हूँ डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास, कि अब चूंकि हम देख रहे हैं अब बहुत वर्स्ट सिचुएशन से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और हमने देखा भी है कि बेड्स की कमी है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बाकी जगह हो, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट घर पर रहकर ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, एडमिट होने की जरूरत है? देखिए हम लोग बहुत सारे लोगों को घर पे ट्रीट करते हैं और खास तौर से ऑक्सीजन एक ऐसा पैरामीटर है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम देख रहे हैं। अगर हमें लगता है कि किसी का ऑक्सीजन लेवल अब फॉल हो रहा है या वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहा है या फीवर जो है वो टूट नहीं रहा है या किसी को चेस्ट पेन है या जो है सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अब, या अगर आपको लगे कि व्यक्ति जो है वो बेहोश दिख रहा है या वो गफलत की स्थिति में, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है जो आप उसको कह रहे हैं, तो ये, या अगर आपको लगे कि उसके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो डेंजर साइंस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें अलर्ट होने की जरूरत है और अस्पताल जाने की जरूरत है। लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों को हम घर में आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट भी घर में दे सकते हैं। और ये जो हम जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर इन चीजों को हम घर में अच्छे से मॉनिटर करें, अगर इन्हें हम घर में ठीक से देखें तो आसानी से ठीक हो जाते हैं। वही एक ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या कैंसर है या हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग की प्रॉब्लम, इन लोगों में हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं कि सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं लोगों में हम ज्यादा डिटोरिएशन देखते हैं और अर्ली डिटोरिएशन देखते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है जहां हर डॉक्टर को भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है और हम अटेंडेंट से भी बोलते हैं, जो उनके केयर टेकर्स होते हैं, उनको भी ये बात समझाई जाती है कि आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और इनको जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें डिटोरिएशन फास्ट होता है, जल्दी होता है। और अभी बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेड नहीं मिल रहा है, तो लोग पैनिक बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब ये हो रहा है कि अच्छा हमें डायबिटीज है, हमें कोविड हो गई, तो हम एडमिट ही हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारी तबीयत खराब हो और तब हमें बेड ना मिले। तो इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग इस वजह से भी ज्यादा जाकर एडमिट होना चाह रहे हैं कि अगर वक्त बे वक्त हमारी रात को तबीयत खराब हुई, सुबह तबीयत खराब हुई और उस वक्त अगर हमें दर दर भटकना पड़ा अस्पताल से अस्पताल, तो फिर वो बहुत देर ना हो जाए और ऐसी स्थिति में कई बार मृत्यु भी देखी जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से ये पहल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को बेड्स अवेलेबल रहे, ताकि जब तक वो घर पर ठीक हो सकते हैं वो रहे और उन्हें एक आश्वासन रहे कि अगर मेरी तबीयत खराब होगी, अगर मेरी कोई दिक्कत या जरूरत पड़ती है तो मुझे बेड मिल जाएगा, मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और अभी इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरफ ध्यान देने की। वॉर फुटिंग पे इस वक्त हमें बेड्स क्रिएट करने की जरूरत है, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, सब कुछ इस वक्त हमें बहुत ज्यादा। और जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम कोविड के लिए अपने आप को बहुत समय से प्रिपेयर कर रहे थे, ट्रेन कोचेस कन्वर्ट किए गए, बैंक्वेट्स हॉल, होटल, सब जगह आपने देखा कि कन्वर्ट किया गया, कोविड के बेड्स को बनाया गया। लेकिन इस बार अभी थोड़ी देरी हो गई है इन सब चीजों में, तो अब बहुत स्पीड पकड़ने की जरूरत होगी कि हम जल्द से जल्द ये काम करें। ठीक है डॉक्टर शरद सिंह जी, ऑक्सीजन की चूंकि बात चल रही है, तो ये अलार्मिंग ऑक्सीजन लेवल क्या है और अगर उससे नीचे चला जाता है तो क्या फिर हॉस्पिटल ही ऑप्शन बचता है या फिर घर में कुछ कर सकते हैं अगर बेड वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो? जी देखिए, इसमें एक तो ऑक्सीजन के बारे में भी बताना चाहूंगा और एक हॉस्पिटलाइजेशन का भी जो आपने सवाल उठाया था इसके पहले जी, उसके बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल काफी पेशेंट्स को जीआई सिम्टम्स हो रहे हैं। जीआई सिम्टम्स का मतलब है पेट के सिम्टम्स, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स। तो अगर इवन वॉमिटिंग
नहीं रुक रहा है या डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी एक इंडिकेशन है एडमिशन का, क्योंकि उसमें फिर इंजेक्शन से या ग्लूकोज से उसको सेटल किया जाता है। नहीं, जब वॉमिटिंग ज्यादा होता है तो ORS लेने पर भी नहीं हो पाता वो। तो एक तो ये एक इंडिकेशन है हॉस्पिटलाइजेशन का, एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन। दूसरा ऐसा है कि ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस है ऑक्सीजन की कि जब 92, एक तो सबको सभी फैमिली में कम से कम एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो मिडल फिंगर वर्किंग हैंड के मिडल फिंगर में लेना चाहिए, टेबल पे रख के आराम से आधा 1 मिनट वेट करके, क्योंकि दूसरे फिंगर्स में प्रॉपर नहीं आता, मिडल फिंगर में बेटर आता है ऑक्सीजन। और अगर 92 से कम है तो दैट इज श्योर शॉट इंडिकेशन कि आप हॉस्पिटल में एटलीस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल अप्रोच करें या डॉक्टर के पास जाएं बिलो 92। जी, अगर ये भी है कि हाँ, जैसे मैडम ने बोला कि अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, एस्थमा है पहले से, कुछ और लंग की प्रॉब्लम्स पहले से है, तो इवन 93, 94 पे भी हो सकता है एडमिशन की जरूरत पड़े आपको। ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मोर्टेलिटी रेट को लेकर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ा है और अभी जो लास्ट 24 घंटों का आंकड़ा है वो तो और डराने वाला है। 1501 डेथ्स हुई हैं जो ऑफिशियल हैं। क्या मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है? इसके लिए कुछ कर सकते हैं? जो बातें अभी की गई हैं मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए वही है। अगर हम देखें कि जब पहला स्टार्ट हुआ कोविड तो हमारा मॉर्टेलिटी रेट हाई था, तो जैसे जैसे हमें सुविधा प्रदान की, सही टाइम पर इंटरवेंशन किया, हमें डिजीज के बारे में ज्यादा पता चला, तो वो मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ। और वही चीजें अभी जरूरत है। जैसे ही हम सुविधा करेंगे, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा होगी और जल्दी से उसको पेशेंट को ज्यादा देर वेट नहीं करवाकर उसको जल्दी से वो सुविधा दे सकेंगे। इन सब चीजों से ही मोर्टेलिटी रेट कम होने वाला है। जो बाकी जहां तक मेडिसिन का है वो ऑलरेडी मेडिकल कम्युनिटी सीख चुकी है कि जो आज तक इसके लिए ट्रीटमेंट करना है वो मालूम है, वो उसकी एक अवेलेबिलिटी करवाना ही उसके लिए जरूरी है, जिससे मोर्टेलिटी रेट कम होगा। और उसको अवेलेबिलिटी करवाने के लिए हमें नंबर ऑफ बेड्स और क्विक एक्सेस टू द हॉस्पिटल एंड अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई, ये 3 चीजों की अति आवश्यकता है। जी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शरद सिंघी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर अजय कुमार, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने एक्सपर्ट टिप्स दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच के चलना है, क्योंकि खुद बचेंगे तो फिर अपनों को भी बचा पाएंगे, सबको बचा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर मैं आखिर में आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो है, यानी कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं, उनका बहुत सख्ती से, बहुत रिलीजियसली पालन कीजिए। समझ लीजिए कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप खुद को बचाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए सबको बचाएंगे। नहीं तो कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।